नमस्कार दोस्तों, आपने YouTube का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। दोस्तों, निश्चित तौर पर इस थंबनेल के पीछे बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। दोस्तों, जो मुसलमान दुनिया भर में इस्लाम फैलाने की हुंकार भरता है, जो मुसलमान दुनिया के कोने कोने में राज करने की मंशा रखना चाहता है, वही मुसलमान समय समय पर आखिरकार क्यों आपस में लड़ते हैं। वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसे दुनिया बखूबी देख रही है। ईरान अपने ही मुसलमान भाइयों को मौत के घाट उतार रहा है और मिडिल ईस्ट में खून की नदियां बहा रहा है। सऊदी अरब ईरान को खत्म करने की सुपारी एक ईसाई देश को दे रहा है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश को मारकर निश्चित तौर पर यह साबित कर रहा है वह ताकतवर मुल्क है। दोस्तों, पिछले एक महीने से जो खुद को ताकतवर कई मुस्लिम देश समझ रहे हैं। दोस्तों, कोई इस्लाम देशों का मसीहा बनना चाहता है, कोई मक्का मदीना पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, क्या वाकई मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं या उन्हें कोई लड़ा रहा है? अगर दुनिया के मुसलमानों का अस्तित्व खत्म करना चाहता है तो उसके पीछे कौन हो सकता है? कौन है जो दुनिया के मुसलमानों को एक नहीं रहना देना चाहता? कौन है जो दुनिया में से यानी पूरी समूचे विश्व से इस्लाम को खत्म करने की मंशा बना चुका है? दोस्तों, कौन है मुसलमानों को तबाह करना चाहता है? आज हम पूरी बात इसी वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों, रमजान जैसे पाक महीने में मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं और खून की नदियां बहा रहे हैं। सबके सामने अपने अपने हित जरूर हो सकते हैं, लेकिन असल हित क्या है दोस्तों, यह समझने वाली बात है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम के कुछ ऐसे मुल्क हैं जो दुनिया में अपना वर्चस्व चाहते हैं और दुनिया का मतलब इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय समय पर ये मुस्लिम देश निश्चित तौर पर इस्लाम का खलीफा बनने के लिए हर जद्दोजहद करते रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में मौजूदा समय पर जो हो रहा है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस युद्ध में अमेरिका का दूर दूर से भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ईरान के आप कुछ पुराने बयान को अगर देखें तो ईरान भी कह चुका है कि अमेरिका हमारा दुश्मन जरूर है, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आखिरकार ईरान का दुश्मन कौन है और जो मिडिल ईस्ट में जो गल्फ देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके दुश्मन कौन हैं और इजराइल का इसमें क्या रोल है? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान परमाणु शक्ति हासिल करके इस्लाम का खलीफा बनना चाहता है। दोस्तों, ईरान शुरू से ही निश्चित तौर पर इस्लाम की दुनिया में राज करने की जो उसकी मंशा है वो जग जाहिर पहले हो चुकी थी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो सबसे पहले वह दोस्तों मक्का और मदीना पर जो इस्लाम का पवित्र स्थल है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान बताया जाता है, वहां कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर इस्लामिक देश इस समय शिया और सुन्नी में बढ़ चुके हैं और मिडिल ईस्ट की ये जंग निश्चित तौर पर शिया और सुन्नी में भी पूरी तरह से बदल चुकी है। दोस्तों, सऊदी अरब दरअसल ईरान को खत्म करना चाहता है। वह यह इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि मैंने शुरू की वीडियो में आपको बताया कि सऊदी अरब के ही कहने पर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। दोस्तों, सऊदी अरब इसलिए ईरान पर हमला करना चाहता है कि वह कहीं मक्का और मदीना पर अगर उसने कब्जा कर लिया तो निश्चित तौर पर जो सऊदी आज इस्लामिक दुनिया का रहनुमा बना फिरता है, निश्चित तौर पर उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और ईरान अगर परमाणु शक्ति का देश बन गया तो वह सबसे पहले इजराइल को तो वो खत्म करेगा ही निश्चित तौर पर, साथ ही वह सऊदी अरब को नेस्तनाबूद करके मक्का मदीना में निश्चित तौर पर कब्जा कर लेगा और इस्लाम का परचम लहराने के लिए वहां का खलीफा बन बैठेगा। दोस्तों, सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने। यह मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं और कई आपको विशेषज्ञ और एक्सपर्ट ये आपको बता सकते हैं। दोस्तों,
दोस्तों यहाँ तक कि गल्फ के कई ऐसे देश हैं वो भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने। दोस्तों गल्फ देशों में बहरीन भी एक ऐसा देश है जहाँ शिया समुदाय ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा और कई ऐसे देश हैं जहाँ शिया समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने। आखिरकार ईरान के पीछे यह क्यों पीछे गल्फ देश पड़े हैं और ईरान को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ईरान को परमाणु शक्ति बनने क्यों नहीं दे रहे हैं दोस्तों, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में इस समय शरिया कानून लागू है, लागू तो अन्य देशों में भी है, लेकिन जिस तरह से ईरान में आजादी छीनी जाती है उसे देखते हुए सभी देश एकजुटता दिखा रहे हैं। अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरब को देखें तो हालांकि शरिया कानून वहां भी है, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों से इन्होंने कई बदलाव किए हैं अपनी जो संविधान है तो और जो अपने शरिया कानून है उसमें कई बदलाव किए हैं। और आप देखेंगे कि वहां महिलाओं को भी इजाजत दी गई है गाड़ी चलाने की, सार्वजनिक जगह निकलने की और खेलों में भाग लेने की और अन्य चीजों में भाग लेने की। काफी हद तक इन देशों ने, सऊदी अरब, यूएई और अन्य देशों ने काफी हद तक महिलाओं से आजादी मतलब नहीं छीनी है और उन्हें जीने का हक पूरा दोस्तों दिया है। दोस्तों दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम का ठेकेदार सिर्फ ईरान ही नहीं बनना चाहता। दोस्तों ये अलग बात है कि दुनिया आज ईरान को ऐसे नजरिए से देख रही है कि अगर वो परमाणु शक्ति हासिल कर लेता है तो निश्चित तौर पर जो अन्य मुस्लिम देश हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ ईरान की ही बात नहीं है, इस्लाम का खलीफा बनने के लिए, रहनुमा बनने के लिए ईरान के अलावा सऊदी अरब दोस्तों पहले से ही रहनुमा बना हुआ है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान लगातार कोशिश करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाल ही में जब ये मिडिल ईस्ट की जंग दोस्तों हो रही है तो ईरान ने तुर्की पर भी हमला बोला था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान किसी को बख्शने वाला बिल्कुल नहीं है और ईरान ने बिल्कुल ठान लिया है इस जंग से वो इस जंग में डूबेगा तो पूरी तरह से डूबेगा और जीतेगा तो सर्वोच्च मतलब परचम से जीतेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों ईरान गल्फ देशों पर अभी जो अटैक चल रहा है दोस्तों, वार चल रही है, वो जो गल्फ देशों हैं जहां सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और कतर, वहां दोस्तों तेल, रिफाइनरी, गैस जैसे जो प्लांट है वहां पर उसको निशाना साध रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि निशाना साधने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। ईरान पूरी तरह से इनको अपाहिज बना देना चाहता है और इनको निश्चित तौर पर 40 से 50 साल पीछे ढकेल देना चाहता है और उसका वाजिब कारण यह है कि ये सभी देश अमेरिका के पिट्ठू हैं और अमेरिका के कहने पर ऐसा करते हैं, क्योंकि अमेरिकी सबसे ज्यादा बेस आपको गल्फ कंट्री में मिलेंगे जो इन देशों पर ईरान हमला कर रहा है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की जंग ने निश्चित तौर पर ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉर्पोरेशन है उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया है और आने वाले आप समय में देखेंगे कि आपको ओआईसी निश्चित तौर पर नजर नहीं आएगा और ये 2 धड़ों में क्या, ये 3 से 4 धड़ों में बंटने वाला है ओआईसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि तमाम मुस्लिम देश मिलकर ओआईसी का गठन तो जरूर करेंगे, मतलब इसकी मीटिंग तो जरूर होगी, लेकिन ईरान को इससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में ईरान को बाहर कर दें। दोस्तों अजरबैजान जबकि शिया देश है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ईरान पर वो भी दोस्तों भरोसा बिल्कुल नहीं करता है और ईरान का समर्थन उसने अभी तक इस युद्ध में नहीं किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इजराइल के साथ अजरबैजान के अच्छे संबंध हैं और अजरबैजान इजराइल से हथियार खरीदता है, उससे व्यापार करता है। अमेरिका के साथ भी उसके ऐसे ही दोस्तों व्यापारिक रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों दुनिया में हर मुल्क अपना अपना हित चाहता है। यहाँ लड़ाई इस्लाम की निश्चित तौर पर नहीं हो रही है, यहाँ लड़ाई सिर्फ सर्वोच्च की हो रही है, खलीफा बनने की हो रही है और दोस्तों अपने अपने इसमें हित हैं। दोस्तों अब मैं जिस इंट्रो में मैंने जिस बात को बोला था कि आखिरकार इस्लाम को कौन खत्म करने की कोशिश कर रहा है और मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर कौन पड़ा है, तो दोस्तों वो कोई मुल्क और नहीं अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका निश्चित तौर पर पूरी तरह से इस्लाम को तो नहीं कहेंगे, मुसलमानों को खत्म करने की पूरी तरह से मंशा बना चुका है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो 57 इस्लामिक देश हैं उसमें से सिर्फ 10 से 20 ही इस्लामिक मुल्क रह जाएंगे आने वाले 20 सालों बाद, देख लेना आप, और आप समझ लेना कि ये जो 10 से 20 इस्लामिक देश होंगे इनमें अमेरिका संबंधित
अमेरिका समर्थित ही सरकारें चलेंगी। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जब भविष्य में ऐसा कोई प्लान बनाएगा और भविष्य में कुछ ऐसा नरसंहार करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उसका साथ रूस और चीन निश्चित तौर पर देंगे, क्योंकि दुनिया आर्थिक स्थिति चलती है, पैसे चलती है, इसमें कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता, ना इसमें आप ये समझ लीजिए कोई दया भावना होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों दुनिया निश्चित तौर पर, अमेरिका दोस्तों एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप में दुनिया को सबसे ताकतवर समझता है और दिखाना चाहता है। भविष्य में भी अमेरिका भविष्य में भी अपने ऊपर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। दोस्तों जंग अमेरिका जब करता है जब उसका डॉलर परेशानी में आ जाता है, और जब देखता है कि डॉलर परेशानी में आ गया है तो तब वो जंग कहीं ना कहीं छेड़ देता है। अब हालात ऐसे समझ में आ रहे हैं कि वो बहुत जल्द क्यूबा पर भी हमला कर सकता है। खैर ये दूर की बात है, हम पहले इस मामले को समझते हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुसलमानों पर बात आएगी तो निश्चित तौर पर रूस और चीन से अमेरिका बड़ी डील करके, बड़े समझौते करके इनको अपने साथ मिला लेगा। और निश्चित तौर पर जो मैंने अपनी बात कही कि आने वाले 20-25 सालों में निश्चित तौर पर 57 इस्लामिक देशों को निश्चित तौर पर प्रभावित करके वो 10 से 20 इस्लामिक देशों तक समेटना चाहता है मुसलमानों को। दोस्तों तो मुसलमान निश्चित तौर पर इस बात में न रहे कि उसके लिए खतरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बिल्कुल उसके लिए खतरा नहीं है, उसके लिए खतरा सिर्फ अमेरिका दोस्तों हो सकता है, या और पश्चिमी देश दोस्तों इसमें शामिल हैं और हो सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अमेरिका निश्चित तौर पर यह भी चाहेगा कि जो इस्लामिक देशों का एकमात्र देश पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार है, तो अमेरिका यह चाहेगा कि चीन के साथ भविष्य में मिलकर वो पाकिस्तान का परमाणु जो हथियार है, जो न्यूक्लियर है, उसे निश्चित तौर पर नष्ट कराए और नष्ट किया जा सके, ताकि जो भविष्य में वो नहीं चाहता किसी इस्लामिक देश के पास से परमाणु शक्ति मिले। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाया था और पूरा परीक्षण किया था तो कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका ने भी साथ दिया था और सऊदी अरब और लीबिया ने भी इसमें साथ दिया था और गद्दाफी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। और जब गद्दाफी की मौत हुई थी तो पाकिस्तान चुप रहा था, एक शब्द तक नहीं बोला था दोस्तों। लेकिन ये अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत जल्द आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान से बड़ी डील करके या चीन के साथ अपनी वार्ता करके या चीन के साथ बड़ी डील कर दे, पाकिस्तान का पर न्यूक्लियर जो पावर है उसे निश्चित तौर पर खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और ये समझने वाली बात ये है कि अगर ऐसा हुआ तो ये आप समझ लीजिए कि इस्लामिक देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप ये देखें कि बहुत से अब दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास अपना ये न्यूक्लियर हथियार है। अब न्यूक्लियर हथियार 9 देशों के पास है, तो अब ये समझ लीजिए कि जब मान लीजिए पूरी दुनिया में इस्लाम अगर परचम लहरा जाएगा, ठीक है, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक अपनी राय बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर अमेरिका के पास है जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, और अगर उसे लगेगा भविष्य में कि उसकी कौम जो ईसाई कौम है वो अगर परेशानी में आ रही है या पूरी तरह समाप्त हो रही है, तो दोस्तों वो अचार डालने के लिए उसने तो रखा नहीं है परमाणु हथियार, और इजराइल ने भी अचार डालने के लिए रखा नहीं है, और पश्चिमी देशों के पास भी है, जैसे फ्रांस है उसके पास भी है। तो अब ये समझिए जब उनकी कौम ही नहीं रहेगी तो परमाणु हथियार का करेंगे क्या? इसके ये कि आए, बटन दबाए और चल दिए। समझ रहे हैं आप दोस्तों, जैसा कि मैं समझा पा रहा हूं आपको। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए खतरा अमेरिका हो सकता है, पश्चिमी देश हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत बिल्कुल नहीं है, और ये आप समझ लीजिए। दोस्तों अंत में हम भारत को लेकर एक बड़ी बात कहना चाहेंगे कि भारत में विपक्ष की अगर आप हिप्रोक्रेसी देखें तो आपको समझ में आएगी। फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में प्रियंका गांधी जाती हैं, उन्हें गाजा का दर्द समझ में आता है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने 2 दिन पहले 16 तारीख को एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के एक अस्पताल में, काबुल में। वहां 450 से अधिक बच्चे जो अस्पताल में भर्ती थे, मरीज, उनकी मौत हो गई। कांग्रेस का सिर्फ बहुत ढुलमुल तरीके से बयान आया है, मतलब कोई कड़ा एक्शन नहीं आया है। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप समझ लीजिए कि जब सीरिया, यमन, इराक, सोमालिया जैसे देशों में मुसलमान मरते हैं तो
विपक्ष को सांप सूंघ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं और कहीं कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों भारत में जो सुन्नी मुसलमान है वो समझ लीजिए अभी जो जैसे कि आयतुल्लाह खामनी जी की मौत हुई है, तो आयतुल्लाह खामनी की मौत के बाद आपने देखा होगा कि भारत में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, सड़कों पर आए लोगों ने मातम मनाया और इसकी अपील की कि भारत सरकार को साथ देना चाहिए और कुछ दो शब्द बोलने चाहिए। तो भारत सरकार ने अपनी तरीके से डिप्लोमेट तरीके से पूरा मामला हल कर लिया और शोक संदेश विदेश मंत्री ने दिया ईरान के डिप्लोमेट में जाकर दोस्तों। तो जो यहाँ के सुन्नी मुसलमान है भारत, लेकिन ईरान एक शिया देश है, लेकिन सुन्नी मुसलमान भी आज ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है दोस्तों। अब ये समझने वाली बात है दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जानते हुए कि जैसे सऊदी अरब एक सुन्नी मुल्क है, ज्यादातर जो इस्लामिक देश हैं वो सुन्नी हैं, तो आखिरकार खामनेई के मरने के बाद या और जो ईरान के और जो लीडर और जो सर्वोच्च नेता लगातार जो उनके मारे जा रहे हैं इजराइल द्वारा, तो उनके लिए भारत में जो सुन्नी मुसलमान है वो लगातार आगे आ रहा है। लेकिन हालांकि शिया मुसलमान को आगे आना चाहिए, हालांकि वो आ रहा है, लेकिन सुन्नी मुसलमानों का निश्चित तौर पर रवैया इसमें संदेह के घेरे में और समझ से परे है दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर यह जंग जो मिडिल ईस्ट में हो रही है, इसमें बहुत जल्द अमेरिका निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान निश्चित तौर पर निकलने नहीं देगा। ईरान ये ठान चुका है कि इस जंग में शुरुआत तो अमेरिका ने की है और जबरदस्ती उसने ईरान को इस जंग में ढकेला है। तो निश्चित तौर पर यह जंग ईरान के आखिरी इंसान तक सीमित रहेगी और जब तक ईरान का आखिरी इंसान नहीं मर जाएगा तब तक जंग नहीं रुकने वाली है। ईरान निश्चित तौर पर गल्फ देशों इजराइल और अमेरिका को सबक सिखा कर ही मानेगा दोस्तों। नमस्कार।